अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा इमिग्रेशन व्लॉग है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्क्लेमर ये है कि इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। मैं यहाँ पे लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग अ जनरल इन्फॉर्मेशन जो है। सो जो भी आपका लीगल मैटर हो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस और उसके बाद जो है आप आगे चला करें। सो अपील्स इन अ फर्स्ट ट्राई ट्रिब्यूनल जो है, सो कौन से केसेस हैं जहां पे आपको अपील का राइट जो है वो मिलता है, ये टॉपिक है इमिग्रेशन से रिलेटेड जो है। सो उसमें होता क्या है, चूँकि बहुत से लोग जो हैं बाज़ उनकी एप्लीकेशन के ऊपर जब रिफ्यूज़ल आती है तो वो कहते हैं जी कि सानू तो अपील का राइट नहीं मिला, हमें तो अपील का राइट नहीं मिला। वो अपील का राइट क्यों नहीं मिला जो है ये एक सवाल है। सो इसके ऊपर यस्टरडे मैंने एक वीडियो की थी और उसमें 2-3 जो अहम पॉइंट्स थे उसको जिक्र किया हुआ था। सो टेक्निकली तौर पे आज की ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 आप इसको कह सकते हैं। कल की वीडियो से रिलेटेड है, वो आप लाजमी देखिएगा, समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सो चलिए इसको अब मुख्तलिफ पॉइंट्स के हवाले से इसका मैं जिक्र करूँगा। और पहला पॉइंट आ गया कि नो राइट ऑफ अपील अनटिल प्रेजेंट इमिग्रेशन डिसीजन रिलेट टू क्लेम ऑन ह्यूमन राइट्स और असाइलम ग्राउंड जो है। सो क्या आपको जब आप ह्यूमन राइट्स क्लेम करते हैं तो उसके ऊपर आपको राइट ऑफ अपील मिलता है, या आपने असाइलम ग्राउंड के ऊपर जो है जब आपने कोई केस फाइल किया होता है तो वहाँ पे राइट ऑफ अपील मिलता है। ये बहुत से लोग जो हैं जब लेट से किसी ने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की, मैं जो है किसी को पसंद करती थी, मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, हम जो हैं वो हिंदू मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो सिंह हैं, तो हम जो है साढ़े इजाज़त नहीं है कि असी जो है सरदारां च ब्याह करिए। सो ये इस ऑल डिपेंड्स के जी कि आप किस तरह की जो है वो उनको आप एक अपनी प्ली जो है जो आप एप्लीकेशन जो है वो उनके आगे रख रहे हैं। सो क्या इस तरह की जो एप्लीकेशनें होती हैं वो आपको राइट ऑफ अपील जो होता है वहाँ तक पहुँचाती हैं? ये कहना जो है बड़ा मैं समझता हूँ टफ भी है, और ज़्यादातर जो है वो अपील का राइट आपको नहीं मिलता। सो ROA राइट ऑफ अपील जो होता है वो बेसिकली होता ही उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर है जहाँ पे आपके कोई सीरियस किस्म के ह्यूमन राइट्स लॉज की जो है वो वायलेशन हुई होती है। सो बहुत सी ऐसे ही मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं जब अपनी कोई ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं सो वहाँ पे उनको जब रिफ्यूज़ल आती है सो उसी रिफ्यूज़ल के साथ ही उनको कहा जाता है कि वी हैव पुट यू ऑन इमिग्रेशन बेल, जो है आपको इमिग्रेशन बेल के ऊपर डाल देते हैं और वहाँ पे साथ ही लिखा होता है कि नो राइट ऑफ अपील। जो है राइट ऑफ अपील कहाँ से वो देंगे, क्योंकि आपकी कोई ग्राउंड तो थी नहीं जो वायलेट हुई है। इसी तरह असाइलम के केसेस में भी देखा है प्रैक्टिकली तौर पे कि बहुत से केसेस में जो है वो असाइलम के केसेस में वो आपको राइट ऑफ अपील ही नहीं देते। उसकी वजह क्या होती है कि आपका जो असाइलम केस होता है वो रिलेटेड टू आपकी जो फियर टू योर लाइफ या फियर टू परसिक्यूशन या आपका थ्रेटन जो आपकी लाइफ को एक थ्रेट है जो एक जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जो बनता है वो आप उसमें फॉल ही नहीं करते। और बहुत से लोग जो हैं जिस वक्त अपील पे जाते हैं तो ये कहते हैं कि जी कि असी तो है किया, हमारे साथ तो बड़ा सचमुच में ज़्यादती होगी, हमारे पास जो है ये रियल में ऐसे है, फैमिली है, बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई और हमारे पास बैक होम जाने के ऑप्शन नहीं है। बहुत कुछ जो है लोगों के सीरियस किस्म के भी इश्यूज़ होते हैं। अब मान लिया एक बंदे का बड़ा सीरियस किस्म का इशू है, उसकी वाकई जान को ख़तरा है, उसके पास बैक होम जाने के लिए उसके पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस नहीं हैं, लेकिन क्या है एविडेंस नहीं है। अगर एक बंदे के पास एविडेंस नहीं है तो वो कोर्ट जो है या कोई भी जो कोर्ट ऑफ लॉ होती है या कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, आप कोई भी चीज़ की अगर आप बात करते हैं तो आपकी हर बात की जो बेस होती है वो जो है वो आपकी एविडेंस होती है। सो टेक्निकली तौर पे अच्छी लाइन तो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट में बाज़ का जो है वो किसी ने एक मुहावरतन ही ऐसे एक बात है कि क्या अदालतों से या बाकी तरफ जो है वो इंसाफ मिलता है। मैं यूके की तो बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे तो जो बहुत से केसेस होते हैं चाहे वो सिविल है, क्रिमिनल है, एम्प्लॉयमेंट लॉ के हैं या बाकी जो भी हैं, जस्टिस जो है वो ऑलवेज प्रिवेल करता है। लेकिन टेक्निकली तौर पे अब हम अपने अगर मुल्कों की बात करें तो कहते हैं जी वहाँ पे अदालतों में इंसाफ नहीं है। वो इंसाफ कहाँ पे से नहीं मिलता, चूँकि जो है वो पार्टीज़ के पास जो है वो एविडेंस जो होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। सो क्या एक जो कोर्ट्स के अंदर जो है
वो इंसाफ जीतता है या पार्टियां जीतती हैं या पार्टी हारती है या कौन हारता है या कौन जीतता है, ये कहना जो है बड़ा मैं समझता हूँ फजूल सी ही बात होगी। लेकिन क्या कोर्ट से जो है वो मिलता क्या है? कोर्ट से जब आप किसी को भी कोई रिलीफ मिलता है तो वो रिलीफ की जो बेस होती है वो आपकी एविडेंस होती है। सो मैं ये समझता हूँ कि हर केस की जो बेस है वो एविडेंस है। बहुत से केसेस में मैंने देखा कि जो लोगों के साथ सचमुच में बहुत ज़्यादती हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें तो जो हमारी बहुत सी बहनें जो हैं या भाई जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं। ख़वातीन जो हैं वो बड़ा बहुत ज़्यादा उन पे हस्बैंड पे जुल्म किया होता है। हस्बैंड जो हैं बाज़ उन्होंने बहुत मारपीट, टॉर्चर और इस तरह का टॉर्चर किया होता है कि जिसकी एविडेंस नहीं होती, लेकिन एक्चुअली जो है विक्टिम होते हैं, एक्चुअली बहुत से जुल्म का शिकार हो रहे होते हैं। वो फाइनेंशियली अब्यूज़ है या किसी और तरह का अब्यूज़ है, लेकिन एविडेंस नहीं है। एविडेंस है ही नहीं, एविडेंस कहाँ से क्रिएट होगी? एक ने उठा के ये कोई चीज़ है, ये मारा, अगर अगले के सर के ऊपर, सर फट गया, ब्लड निकल आया, पुलिस आ गई, पुलिस ने एफआईआर जो या क्राइम रिपोर्ट जो है वो दर्ज कर दी, डॉक्टर आ गए, डॉक्टर ने पट्टियाँ शटियाँ बांध ली, फिर उसके बाद जो है कुछ सीसीटीवी कैमराज हैं, बाकी चीज़ें, एक तरह की एक एविडेंस जो है वो आ जाती है। लेकिन अब एक शख्स जो है वो बैठे बैठे जो अगले को मुंह से जो है वो गंदी गलीज या इस तरह की गाली दे रहा है, या उसको टॉर्चर कर रहा है, या उसको उसको टाइम पे खाना नहीं दे रहा, या उसके पेरेंट्स से उसको बात नहीं करने दे रही या दे रहा, या उसको वो कहते हैं जी तुम जो है सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हें तुम्हारे बहन जो है वो घर में नहीं आ सकती, तुम्हारा फैमिली मेम्बर नहीं आ। अब टेक्निकली तौर पे ये भी एक टॉर्चर है और ये भी जो है वायलेंस की हद में आता है। लेकिन क्या है कि इसको साबित करने के लिए एविडेंस चाहिए, और ऐसे केसेस में जो है वो एविडेंस होती नहीं है। और जहाँ पे ऑब्वियसली फिर ये एक टफ़ जॉब आ जाती है वकील के लिए भी, क्लाइंट के लिए भी, कि आप एविडेंस है नहीं तो उस एविडेंस को आप कैसे जो है वो क्रिएट करेंगे? एविडेंस बनाई तो नहीं जाती, जब आप फेक चीज़ बना के देंगे तो ऑब्वियसली वो क्राइम में आ जाता है। सो इस तरह के केसेस में जो मेजर इम्पैक्ट होता है वो होती है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, जो है जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, आपकी स्टेटमेंट है, आप क्या कह रहे हैं, आपके साथ किस टाइम पे क्या हुआ, उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ आप कहाँ पे थे, आप कैसे घर आए, कैसे ये आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुए, क्या आपने उसके बाद एक्शन लिया, क्या आपके और फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व थे। सो बहुत सी चीज़ें जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप इन चीज़ों को कैसे आगे लेके चलते हैं। बैक टू अगेन अपील्स इन अ फर्स्ट ट्राइब्यूनल जो है, सो ऑर्डर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल जो है प्ले ए कंट्रोल और जिसमें सेंट्रल रोल जिसको कहते हैं जो सिस्टम है उसमें ये है, चूँकि लकीर के फ़कीर होते हैं होम ऑफिस वाले या गवर्नमेंट के अदारे, उन्होंने रूल्स के मुताबिक जो है कुछ फ़ैसले करने होते हैं, कुछ फ़ैसले जो हैं उन्होंने आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स करने होते हैं। लेकिन जो जजेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो ना किसी के अंडर हैं, ना वो किसी के मुलाजम हैं, ना वो किसी के लिए काम करते हैं। जुडिशरी आर इंडिपेंडेंट जो है, सो वो इसलिए जो ट्राइब्यूनल में या अपील पे जिस वक्त केसेस जाते हैं, सो उस वक्त जो है वो ट्राइब्यूनल्स के पास जो है ऑब्वियसली लीगल राइट्स होते हैं कि वो कोई सा भी जो है वो फैसला कर सकते हैं, वो सेट असाइड कर सकते हैं जो अगर पहले किसी का फैसले इस तरह के हुए होते हैं। और उसके अलावा जो है एक जो ओवर रूल्ड करना होता है या लेजिस्लेशन आती है, या जो कंसीवेबल किस्म के जो केसेस होते हैं कि क्या कुछ पार्ट्स को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, कुछ को जो है वो डिनाई कर लिया जाए। सो इस तरह जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। इसी ट्राइब्यूनल्स के हवाले से बात करें, अपील की बात करें, तो अंडर द 2002 जो एक्ट है इसमें सर्टन जो होम ऑफिस के फैसले जो आते हैं गिव्स राइज टू अ राइट ऑफ अपील। ऑब्वियसली राइट ऑफ अपील जो है उसमें दिया जाता है बिफोर एन इंडिपेंडेंट जजेस जो हैं, जब उनके सामने केसेस चलते हैं तो उसमें ये जो जजेस जो होते हैं दे हैव अ पावर, उनके पास पावर होती है टू अलाउ और डिसमिस, और जो केसेस को जो होम ऑफिस ने फैसला किया है उसको वो डिसमिस कर सकें, या जो आपने अपील की है कि मुझे अपील का राइट दिया जाए या मेरी अपील को एक्सेप्ट किया जाए, उनके पास लीगल राइट्स होते हैं। ऑब्वियसली दे आर इंडिपेंडेंट, वो आपकी अपील को अलाउ कर सकते हैं आप, और या वो होम ऑफिस के फैसलों के साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन इस ऑल डिपेंड्स ऑन एविडेंस, ऑल डिपेंड्स ऑन डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जो भी केस की सिचुएशन आती है उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें चलती हैं। और ऑब्वियसली जिस वक्त वहाँ से अपील से कोई चीज़ जो है रिफ्यूज़ल होती है तो अगर उसमें सब्जेक्ट ऑनली टू अ फर्दर चैलेंज, जो आप फर्दर चैलेंज जिसको कहते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर मेरी अपील फारग हो गई तो फिर मैं की कराँगा। सो अगर जब किसी की अपील रिफ्यूज़ हो जाती है सो वहाँ पे ये आ जाता है कि आप फर्दर चैलेंज कर रहे हैं ऑन अ पॉइंट
पॉइंट ऑफ लॉ जो है ये नहीं कि एवं आप तुसी कह दो कि जी हुण असी इस अपील के ऊपर आप आगे फर्दर अपील जो है वो कर दें। सेकंड अपील जो होती है, जिसको सेकंड अपील कहा जाता है, टेक्निकली तौर पे वो होती ही पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर है। कोई ऐसा पॉइंट जो है जो लॉ का है, जो लीगल है, जिसको आप समझते हैं कि जी के ऑनरेबल कोर्ट ने जो है उसको कंसिडर नहीं किया, तो आप अपर ट्राइब्यूनल जो होता है, इमिग्रेशन एंड असाइलम चेंबर जिसको कहते हैं, यूटी जो है अपर ट्राइब्यूनल, वहाँ पे फिर उसको आप चैलेंज करते हैं और फिर वो अपर ट्राइब्यूनल देखता है कि हाँ इस केस में जो है पॉइंट ऑफ लॉ है कि जी आपको अलाउ किया जाए कि आप फर्दर जो है इसमें अपील की तरफ जो है वो आ जाए। द अपील सिस्टम जो है एक्सटेंसिव जो जिसको कहेंगे अमेंडमेंट है, ये जो 2002 का एक्ट था उसको बाद में जो है उसमें चेंजेस की गई 2014 में जो था, मज़ीद उसमें जब चेंजेस आई एंड एंटर्ड इन अ फुल इफेक्ट जो इसका था वो 6 अप्रैल 2015 से जो है उसकी जो फाइनल शक्ल जो है वो इस वक्त जो है हमारे सामने जो है वो मौजूद है अप्रैल 2015 के बाद की। सो इसीलिए अपील सिस्टम को जो है अभी की अपील को अगर हम देखते हैं या प्रीवियस अपील्स को 2015 से पहले की देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसमें कंट्राडिक्शन दिखाई देता है केसेस की हद तक। अदरवाइज जुडिशरी सिस्टम या बाकी चीज़ें या इंसाफ जो है वो तो ऑब्वियसली सेम सिचुएशन पे ही है। सो इसमें एक और जो अहम पॉइंट मैं आपके सामने जो रखना चाह रहा था उसमें यही है कि ए क्लियर ऑन गोइंग ड्यूटी टू अपडेट द होम ऑफिस ऑफ एनी चेंजेस टू वंस सर्कमस्टांसिस जो है, ये सेक्शन 120 जो होता है ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट होता है। सो उसमें आज भी मेरी किसी दोस्त के साथ ऐसी ही बात हो रही थी, तो उसमें क्या होता है कि बहुत से लोग जो हैं उनका असाइलम का केस, फॉर एग्जांपल एक शख्स ने जो है वो असाइलम का केस फाइल किया हुआ है, उसकी वो रिफ्यूज़ल आ गई, उसके बाद उन्होंने कोई और एप्लीकेशन फाइल कर दी या उसके बाद फर्दर सबमिशन फाइल कर दी और वो कोई ना कोई किसी तरीके से जो है उनका एप्लीकेशन जो है सो फार पेंडिंग है। अब उनके जो बच्चे जो हैं वो 7 ईयर्स रूट तक पहुंच गए अब वो उनके बच्चे 7 साल की एज को भी पहुंच गए हैं, लेकिन केस फर्दर सबमिशन हो या एप्लीकेशन होम ऑफिस के पास जो है वो स्टिल पेंडिंग है। अब वो क्या किया जाए, क्या उसका ऑप्शन हो सकता है? सो एक ऑप्शन तो है कि आप जो है वो आप 7 ईयर्स की बेस के ऊपर आप नई एप्लीकेशन फाइल करें। क्या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो चलता आपका ऑलरेडी केस जो है आप उसको जो है उसमें जो है होम ऑफिस को आप इन्फॉर्म करते हैं। सो जो कि ए क्लियर ऑन गोइंग ड्यूटी टू अपडेट द होम ऑफिस टू एनी चेंजेस जो है टू वंस सर्कमस्टांसिस, एक शख्स के जो सर्कमस्टांसिस में तब्दीली आई है जिसको सेक्शन 120 जो है ये इमिग्रेशन एक्ट 2002 के मुताबिक जो है, क्या उसी में जो है आप चेंजेस की एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि जी कि ये ऑन गोइंग चीज़ें ऑलरेडी तो चल रही हैं लेकिन इसमें अब मेरा रूट जो है वो उसको चेंज कर दिया जाए, या मेरे बच्चे जो हैं वो 7 ईयर्स के हो गए हैं तो क्या मुझे उसी के ऊपर करना चाहिए। और बहुत से केसेस में जो है वो आपको न्यू एप्लीकेशन के बजाय पॉसिबिलिटी यही होती है कि उसी में जो है वो केस को कंसिडर करें। इसमें क्या है कि जो आपकी एक एफर्ट है, आपकी एक हैक्टिक एक जॉब है, वो उससे भी बचत है, और जो एक बर्डन जो है वो होम ऑफिस के ऊपर पड़ा होता है उसमें भी जो है वो आसानी आ जाती है। लेकिन अगर आप जब उनसे डिमांड ही नहीं करेंगे, उनसे रिलीफ ही नहीं मांगेंगे, उनसे बात ही नहीं करेंगे, तो फिर वो जो है ऑब्वियसली जो एप्लीकेशन पेंडिंग है वो तो उसी पे ही फैसला करेंगे। लेकिन अगर उसमें तब्दीली आती है, कोई चेंजेस आती है, कोई नई चीज़ आप उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये अब फाइनल स्टेज इसकी, ये आप इस पे फैसला कीजिए, तो ऑब्वियसली वो फिर आपका फैसले जो है वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो करते हैं। ये जो राइट ऑफ अपील, और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे बहुत दिल चाहता है कि बहुत लंबी चौड़ी जो है वो डिबेट की जाए, लेकिन बहुत से दोस्तों में जो है वो हौसला जो है वो बहुत कम होता है और बड़ी लंबी वीडियो देखना उनके लिए बड़ा नामुमकिन सा होता है। सो मैंने कल भी जो वीडियो की थी इसी पॉइंट के ऊपर, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर थी, जो असाइलम और ह्यूमन राइट्स जो कि आजकल की सिचुएशन है उस पर है, लेकिन उसके ऊपर सवाल नीचे स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ और बाकी आए थे। सो जब रेलिवेंट सवाल ही पैदा नहीं होंगे तो फिर उसके ऊपर जो है वो आगे डिबेट करना सम टाइम जो है बड़ा टफ सा हो जाता है। और लोग जो हैं आजकल हमारे दोस्त जो हैं वो उनको नॉलेज से ज़्यादा जो है उनको सिर्फ अपना होंदा है कि साड़ी कुंडी खड़के और असी अपना काम कढ़िए तो बाकी खसमा ने सिर खाए। सो इसलिए अवेयरनेस या नॉलेज लेना बाज़ लोगों के लिए भी मुश्किल हो गया हुआ है। सो दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।